दोस्तों नया महीना आ गया है और गर्मी भी बढ़ गई है और गर्मी के साथ में गर्मा गर्म नया टॉपिक भी आ गया है टेक आपकी जुबान में के लिए। इस हफ्ते हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। यूएफएस स्टोरेज क्या होती है, ईएमएमसी स्टोरेज क्या होती है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं, आपको कितनी स्टोरेज आखिर चाहिए और ये जो वीवो ने वर्चुअल रैम का जो नया घोचा है वो क्या किया है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है और वो चलती कैसे है इन द फर्स्ट प्लेस। उसके अलावा आपके जो भी सवाल है उनके भी जवाब दिए जाएंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये याद दिला दूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और साथ में उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमेशा हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ईएमएमसी स्टोरेज के साथ में। ये जो स्टोरेज है हमारे साथ में कई सालों से है। 1997 के आसपास पहली बार ईएमएमसी स्टोरेज यूज़ हुआ था और उस टाइम के कंप्यूटर्स में ही आता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई है और जो हमारे पास में सबसे रीसेंट कॉन्फ़िगरेशन है ईएमएमसी स्टोरेज का वो है eMMC 5.1। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कंट्रोलर। कुछ लोग कार्ड भी कहते हैं क्योंकि वो एक कार्ड के फॉर्म में आता है, पर कंट्रोलर एक करेक्ट यूजेज होगा अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो। अब इसके अलावा अगर आप बात करना चाहते हो इसके स्पीड्स के बारे में तो हम लोग को एक चीज़ ये समझनी होगी कि ये एक हाफ ड्यूप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन में आता है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? ये एक टाइम पे या तो सिर्फ रीड कर सकता है या तो फिर डेटा को राइट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग स्पीड्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो रीड स्पीड है वो 250 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की होती है और राइट स्पीड जो है सिर्फ 125 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की होती है। तो इसकी अगर स्पीड्स को देखा जाए और इसकी जो हाफ ड्यूप्लेक्स नेचर है इसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है यूएफएस के कंपैरिजन के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग जल्द ही आएंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये सस्ता आता है, तो इसको चीपर स्मार्टफोन के अंदर यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है और इसके जो स्टोरेज कन्फिगरेशन है ये ऑलमोस्ट यूएफएस तक पहुँच जाते हैं। 512 तक तो नहीं पर 256 गीगाबाइट तक तो पहुँच ही जाती है इसकी स्टोरेज। लेकिन इसके अंदर बात ये दिमाग में रखने की है कि इसके जो वर्किंग टेम्परेचर्स है ये थोड़े से कम होते हैं यूएफएस के कंपैरिजन में। तो इसका जो हाईएस्ट रेटेड टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस का। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, भारत जैसी नेशन के अंदर आप एक स्मार्टफोन को चलाना चाहते हो जिसके अंदर ग्लास बैक और मेटल चैसी लगी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो डिवाइस के फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो फेलियर रेट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका जो डिवाइस है वो गर्म चल रहा है तो वो स्लो हो जाएगा सबसे पहली बात, नहीं तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्रैश भी हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यूएफएस स्टोरेज के पास में। यूएफएस स्टोरेज क्या होता है? यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में और इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की गति है वो हार्डवेयर की गति से मैच होने लग गई थी। तो तब तक क्या हो रहा था, एंड्रॉयड के या फिर कोई भी और स्मार्टफोन है वो सिर्फ बहुत ही बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, वीडियो देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, कॉल्स करने के लिए और 2-3 छोटे मोटे गेम्स खेलने के लिए। पर फिर हम लोगों ने देखा कि हाई परफॉर्मेंस गेमिंग आ गई और भी बहुत सारे यूज केसेस बढ़ गए प्रोडक्टिविटी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो लोगों को ऐसा लगा जो स्मार्टफोन्स बना रहे थे कि इसके अंदर स्टोरेज जो फास्ट है वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से यूएफएस 1.0 इंट्रोड्यूस करा गया था JEDEC के द्वारा, JEDEC के द्वारा। अब यूएफएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, ये तो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया होगा और वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सैमसंग गैलेक्सी S6 सीरीज के अंदर, जो मेरे हाथ के अंदर है। मेरे हाथ के अंदर पे घिसा पिटा सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus है जिसने मेरे साथ में पूरा संसार देखा है। मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये स्मार्टफोन। पर अगर हम लोग यूएफएस के बारे में बात करें और इसके खूबियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो इसकी जो स्पीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यूएफएस 3.1 के बारे में बात करें तो इसकी जो रीड स्पीड है ये है 2 गीगाबाइट से ज़्यादा और जो राइट स्पीड है ये लगभग 1.5 गीगाबाइट तक की है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस eMMC और UFS के स्पीड्स के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या खूबियाँ है UFS की? सबसे पहली बात तो इसकी जो नेचर है वो हाफ ड्यूप्लेक्स से डिफरेंट है। ये फुल ड्यूप्लेक्स नेचर का है, मतलब एक टाइम पे ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो इसकी वजह से जो कमांड क्यूइंग नाम की चीज़ होती है इसके अंदर आप देख सकते हो। कमांड क्यू क्या होता है? सपोज आप एक
बंच ऑफ फाइल्स को कॉपी करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास में 10 फाइल्स है, 6 फाइल्स तक पहुंचने तक आपको ऐसा लगता है कि आपको घर से बाहर निकलना है। अगर आपको कैंसिल करना है वो टास्क तो आप UFS स्टोरेज के अंदर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कमांड क्यूइंग पॉसिबल है। जो आपका eMMC कार्ड है उसके अंदर आप बीच में नहीं काट सकते, उसके कॉपीइंग के लिए आपको फुल टाइम रुकना पड़ेगा जब तक 10 के 10 फाइल्स कॉपी ना हो जाए। ये सबसे बड़ा आपको एक बेनिफिट मिलता है जब आप UFS को यूज़ करते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली आपके पास में जो रीड और राइट स्पीड्स है वो तो ज़्यादा है ही, साथ में इसके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हैं वो भी ज़्यादा है। तो ये 40 डिग्री के ऊपर काम करता है, तो इंडिया की कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसको बनाने में काफ़ी पैसे लगते हैं, और दूसरी बात ये है कि इसको यूज़ करने के लिए किसी भी स्मार्टफोन में जो उसका चिपसेट है, जो उसका प्रोसेसर है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है UFS को। तो अभी तक क्या हो रहा था 2019-20 तक की जितने भी लो एंड स्मार्टफोन्स थे या फिर जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स थे, उनके अंदर UFS स्टोरेज देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो हमारे जो प्रोसेसर्स थे उस कैटेगरी के वो सपोर्ट नहीं करते थे UFS स्टोरेज को। पर अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं Redmi Note सीरीज के अंदर भी हम लोग को UFS स्टोरेज देखने को मिल रही है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम लोग आ जाते हैं वर्चुअल रैम की तरफ। तो हम लोगों ने देखा है कि UFS का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गया है, और ये काफ़ी हद तक रैम के स्पीड से मैच कर रहा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रैम और UFS के बीच में, लेटेंसी, कि आप कितने जल्दी जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो। एक तो स्पीड होती है और दूसरी होती है कि आप कितने फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। तो जो लेटेंसी है वो रैम की कम होती है, मतलब आप फटाफट उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो स्टोरेज है, जो हमारा UFS है, वो थोड़ा दूर बैठा होता है, तो चाहे आप उसकी कितनी भी स्पीड बढ़ा दो, उसका जो डिस्टेंस है आपके प्रोसेसर से वो ज़्यादा होगा। तो इसके चलते, ये सारी चीज़ों के चलते वीवो ने ये सोचा कि वर्चुअल रैम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वर्चुअल रैम क्या होती है? जो Vivo X60 Pro है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है वर्चुअल रैम। उसके अंदर हालांकि 12 GB रैम दी हुई है, लेकिन अगर आपको उसको एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो आप यूज़ कर सकते हो वर्चुअल रैम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है उसका थोड़ा सा पार्ट वो अलॉट कर देता है रैम के तौर पे, और अगर आपको जस्ट इन केस बहुत ही हैवी एक ऐप यूज़ करना है तो आप अपनी जो स्टोरेज है, UFS स्टोरेज है, उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो फटाफट चीज़ों को लोड करने के लिए। लेकिन ये काफ़ी हद तक एक ओवरकिल फीचर है, उसका इतना ज़्यादा यूज़ लोगों ने नहीं देखा। हमारे रिव्यू के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि 12 GB हद से ज़्यादा है बहुत सारे यूज़र्स के लिए। तो इसका जो काम है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 साल बाद आएगा, जब या तो हमारे गेमिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है या एप्स है वो इतने लेवल तक पहुंच जाए कि आपको 12 GB भी कम पड़ जाए, या फिर कभी कभी हम लोग जब फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं उस टाइम पे आपको वर्चुअल रैम की ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। अभी तक तो हमारा मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर कितनी स्टोरेज चाहिए। आखिर क्या है बेसलाइन स्टोरेज स्मार्टफोन खरीदते टाइम? तो देखो, इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ की है। मैंने रिसेंटली Galaxy S21 Plus को यूज़ करना शुरू किया है। हाँ, इसको लॉन्च हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने इसको 1 हफ्ते पहले फुल्ली यूज़ करना शुरू किया था। मेरे को पता है कि मेरा जो पहला एपिसोड था टेक आपकी ज़ुबान में का, उसके अंदर मैंने इसको दिखाया तो था, लेकिन मैंने इसको फुल यूज़ करना, फुल्ली लोड करना सिर्फ 5 दिन पहले ही शुरू किया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो मेरा स्टोरेज है वो कितना है। ये 128 GB कॉन्फ़िगरेशन वाला डिवाइस है मेरे पास में। तो शुरू करते हैं हम लोग। कितनी स्टोरेज बेसलाइन है, तो ये फुल्ली लोडेड है। इसके अंदर जितने भी ऐप्स हैं वो सारे लोडेड हैं, और थोड़े बहुत फोटोज़ भी हैं जो मैंने 5 दिन में खींचे, थोड़े वीडियोस भी है 8K रिकॉर्डिंग के अंदर। तो एक चीज़ मेरे को नोटिस करने की ये मिली कि इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम लोग पहले यूज़ नहीं करते थे। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 ऐप्स चाहिए। मेरे पास प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, साथ में यूट्यूब भी है, और एक क्रंची रोल भी साथ में है जिसके ऊपर मैं एनीमे देख लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो डिलीवरी ऐप्स है उनकी भी जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग घर के अंदर रहते हैं लॉकडाउन के अंदर। एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं डिलीवर करता तो हम लोग दूसरी डिलीवरी को प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास एटलीस्ट 5 या 6 डिलीवरी के ऐप्स पड़े हुए हैं। मैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिग्नल मैसेंजर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक का खुद का मैसेंजर भी है, साथ में
सोशल मीडिया ऐप्स बढ़ गए हैं, गेमिंग ऐप्स बढ़ गए हैं, आप जहाँ पर भी देखो सारों की संख्या बढ़ गई है। तो इसी के चलते अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड जो है वो भी खुद तो अपना स्पेस लेता है इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास में एंड्रॉयड 11 है, वो लेता है लगभग कितना 21 गीगाबाइट। जी हाँ, इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 21 गीगाबाइट लेता है। अगर आपके पास में लोअर वर्जन है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड 10 का, तो 15 या 14 गीगाबाइट लेता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फ़ोन यू हैव। उसके अलावा अगर ऐप्स देखे जाए तो ऐप्स मेरे पास है 24 गीगाबाइट के। इस फ़ोन के अंदर मैंने गेम्स भी डाउनलोड किए हैं, मैंने बहुत सारे मिक्स और मैच रखे हुए हैं ऐप्स के, तो मेरे पास 24 गीगाबाइट है ऐप्स के। इमेजेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट अभी फ़ोन यूज़ करना शुरू किया है, तो लगभग 600 मेगाबाइट इमेजेस के है। वीडियो का जो स्पेस है वो ज़्यादा है क्योंकि मैंने 8K रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा की है और बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी लिए हैं इस फ़ोन के अंदर अभी तक। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरा जो टोटल स्पेस है, जो स्टोरेज अभी यूज़ हो रहा है, वो है 57 गीगाबाइट। क्लियरली जो 32 गीगाबाइट है वो आजकल बहुत कम हो गया है। 2 साल पहले या 3 साल पहले तक फिर भी चल जाता था हमारा काम 32 गीगाबाइट के अंदर, लेकिन अब मुझे लगता है कि नया जो बेसलाइन स्टोरेज है वो है 64 गीगाबाइट। अगर आप जानना चाहते हो कि कितनी रैम आपको यूज़ करनी है तो ज़रूर हमारा रैम वाला टेक आपकी ज़ुबान में का एपिसोड देखिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कितनी रैम आखिर आपको 2021 के अंदर आपके काम आएगी। तो मैं वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगा, साथ में अभी एनोटेशन के अंदर भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल रही होगी, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कितनी रैम चाहिए अपने स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि यार बहुत गर्मी है, मई का टाइम है, तो मैं फ़ैन वैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास में सिर्फ 64 गीगाबाइट है और उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हो, आजकल हमारे पास में थोड़ा सा स्ट्रगल ये आ जाता है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। एक टाइम पे या तो सिर्फ आप एक सिम यूज़ कर सकते हो और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन है, रियलमी ने आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है 3 सिम स्लॉट्स, 2 सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट रखना, पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो SD कार्ड है ओके, हाँ, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास में SD कार्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जस्ट इन केस अगर अपना स्मार्टफोन आप घुमा दो तो क्या करोगे? आपका जो भी डेटा है इस SD कार्ड के अंदर वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर कोई लॉक नहीं है, जैसे प्रॉपर बड़े SD कार्ड के अंदर साइड में लॉक दिया होता है, इसके अंदर कोई भी लॉक नहीं है। तो ये इसका जो डेटा है कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपकी कोई पर्सनल फाइल है या फिर कोई भी पर्सनल फोटोज़ वीडियोज़ है, वो कोई भी एक्सेस करके इंटरनेट पर डाल सकता है। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है SD कार्ड के अंदर। दूसरी बात ये है कि इसकी रीड और राइट स्पीड ऑब्वियसली इन्फीरियर है आपके खुद के डिवाइस के स्टोरेज के कंपैरिजन में। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, ये ज़्यादा लोग आपको नहीं बताते हैं, और वो ये है कि यार SD कार्ड के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग SD कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसी डिमांड के कम होने की वजह से जो सप्लाई है वो भी कम हो रहा है। तो अगर आप बाहर जाके SD कार्ड खरीदना चाहते हो छोटा वाला, तो वो थोड़ा सा आजकल महंगा होने लगा है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप क्लाउड स्टोरेज खरीदना चाहोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस या फिर कभी कभी सस्ता भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने इस आईफोन के अंदर एप्पल वन का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट का स्टोरेज मिलता है और ये 512 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, पर फिर भी उसके ऊपर 1 टेराबाइट का स्टोरेज है जो मेरी पूरी फैमिली यूज़ करती है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मेरा सपोज ये फ़ोन खो जाता है और मैं दूसरा आईफोन ख़रीदता हूँ तो इंस्टेंटली मैं अपना डेटा सिंक कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर एप्पल यूज़र हो, ठीक है, और सपोज आप एप्पल से एंड्रॉयड पे जाना चाहते हो या फिर एंड्रॉयड से एप्पल पे आना चाहते हो या फिर एंड्रॉयड से एंड्रॉयड पे जाना चाहते हो, तो गूगल का जो स्टोरेज है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा वर्सेटाइल है। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। एप्पल सिर्फ एप्पल डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है। तो आप क्लाउड स्टोरेज के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी डिवाइस की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाना चाहते हो, पुराने फाइल्स के ऊपर सिंक कर सकते हो। हाँ, ज़रूर आप अपने जो
गेम्स है वो इंस्टेंटली क्लाउड के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते हो, पर फिर भी जो पुराने फाइल्स है उनको वहाँ पर डाल सकते हो। और अगर जस्ट इन केस आपको किसी टाइम पे अपने इंस्टाग्राम पे कोई नॉस्टैल्जिक स्टोरी डालनी होगी तो आप उसको फटाफट एक्सेस भी कर पाओगे। तो ये तो था हमारा पहला सेगमेंट इस एपिसोड का। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है हमारे पास में इंद्रवीर सिंह जी से। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं सर, जैसे आईफोन की 4 गीगाबाइट रैम एंड्रॉयड की 12 गीगाबाइट रैम को हरा देती है, ये एंड्रॉयड वाले आईफोन जैसों की तरह ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने एक्चुअली एक पहले एपिसोड के अंदर समझाने की कोशिश की है, और वो ये है कि यार जो ऑप्टिमाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने टाइप्स ऑफ फ़ोन्स हैं। तो एप्पल जो है उसके पास में पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि उनको कौन सा प्रोसेसर डालना है, कौन सा स्पेसिफिकेशन डालना है कि स्मार्टफोन के अंदर, और उसकी वजह से उनका जो सॉफ्टवेयर का जो अपडेट आता है वो सारे स्मार्टफोन्स के लिए, उनके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि और कोई स्मार्टफोन मेकर है ही नहीं एप्पल के आईफोन्स बनाने के लिए। एंड्रॉयड के अंदर दिक्कत ये आती है कि आपके पास में तरह तरह के स्मार्टफोन मेकर्स हैं जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, वर्जन्स यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाती है एक इंटीग्रेशन करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो डिफरेंट स्मार्टफोन्स को डिफरेंट टाइप ऑफ ट्वीक्स डालने पड़ते हैं अपने स्मार्टफोन को स्मूथली रन करने के लिए, और उसी की वजह से एंड्रॉयड की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी इंफीरियर होती है, और उसी की वजह से जो रैम है उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी हद तक समझाने की मेरी जो अटेम्प्ट है वो ठीक रही हो और आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में आ रहा है अभिषेक पटेल जी से। वो ये कह रहे हैं कि आज के बजट 2 गीगाबाइट, 16 गीगाबाइट और 3 गीगाबाइट 32 गीगाबाइट वेरिएंट्स जो है उनको बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आजकल गेम्स और ऐप्स इतने हैवी हो गए हैं। जी हाँ, और उसी की वजह से आजकल मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 6 GB रैम होनी चाहिए आपके स्मार्टफोन के अंदर और 64 GB इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है सैयद मोहम्मद इरशाद जी से। वो ये बोल रहे हैं कि उनके विचार से आज के दौर में 12 गीगाबाइट रैम, 256 गीगाबाइट इंटरनल स्टोरेज सफिशिएंट स्टोरेज है अगर आपके पास में एक्सपैंडेबल ना भी हो तो। हाँ, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक हेडरूम मिल रहा है दोनों रैम और स्टोरेज के हिसाब से, पर बहुत सारे जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं, वो ये भी इंक्लूड करें, कुछ सवाल है उनके। मोबाइल का वन हैंड यूज़ फीचर जिसमें डिस्प्ले छोटा हो जाता है, इससे यूज़ करने से क्या बैटरी की सेविंग होती है? LCD एमोलेड दोनों के संदर्भ में बताएं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं अपने आईफोन के अंदर हाफ कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो अभी भी पिक्सेल्स चल रहे हैं। अगर आपको बैटरी सेविंग करनी है तो आपके एमोलेड के जो भी पिक्सेल्स हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा। कुछ एक स्मार्टफोन्स ये पॉसिबल करते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा सिस्टम सेटिंग्स में थोड़ा सा डिग इन करना पड़ता है या फिर एक सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। पर आईफोन के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ी सी भी बैटरी बचाओगे अगर आप इसको छोटा करके यूज़ करोगे। अब इसके अलावा अगर आप LCD के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, LCD का थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर लोकल डिमिंग तो होती है। लोकल डिमिंग क्या होती है कि आपके पास में जो LCD का पैनल है उसके पीछे बहुत सारी LED लाइट्स लगी हुई होती है जो आपके डिस्प्ले को बैकलाइट इल्यूमिनेशन देती है, जिससे कि आप डिस्प्ले को देख पाते हो। हाँ, अगर आप उस डिस्प्ले को छोटे करने की कोशिश करते हो तो वो जो पिक्सल्स है वो फिर भी लिट अप हो रहे हैं क्योंकि वो जो LED के जो बैकलाइट है वो तब भी चल रही है। पर अगर आपके पास में लोकल डिमिंग है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो थोड़ी सी बैटरी सेव करे, पर स्मार्टफोन्स के अंदर ये थोड़ा सा रेयर फीचर है। अगर आप टीवी के अंदर देखोगे तो टीवी के अंदर जो आपका पावर सेवर जो मोड होता है उसके अंदर ये जो बैकलाइट डिमिंग है ये काफ़ी काम आती है, पर स्मार्टफोन्स के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये करना, और मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ी सी भी बैटरी बचा पाओगे। इसके आगे ये पूछना चाह रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग शुरू होने वाली है और सुनने में ये आ रहा है कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ होने वाला है, तो ये फ्रीक्वेंसी किस बैंड को सपोर्ट करेगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो चीज़ है, ये आपका जो आंसर है, ये मैं बहुत टाइम से ना
आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो भी 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर एक बैंड ना हर चीज़ में कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है N78 5G बैंड। OnePlus Nord के अंदर भी N78 था, जो अभी रिसेंटली OnePlus 9 सीरीज़ है उनके अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 बैंड्स है, पर उनके अंदर एक कॉमन बैंड है N78। और Xiaomi के जो भी डिवाइसेस है उनके अंदर भी N78 बैंड देखने को मिल रहा है। तो ये जो बैंड है ये सब 6 GHz का बैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया के अंदर 5G आता है तो वो इसी बैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ हम लोगों को सोचनी चाहिए कि यार ये जो सब 6 GHz का जो बैंड है, ये फ्रीक्वेंसी ये क्यों यूज़ हो रही है? ये आपको परफेक्ट मिडिल ग्राउंड दे रही है रेंज और स्पीड की। इसके नीचे का एक और टियर होता है जो आपको काफ़ी अच्छी रेंज तो देता है, लेकिन जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 4G लेवल की होती है। और इसके ऊपर जो मिलीमीटर वेवलेंथ है उसके अंदर एक दिक्कत आती है कि आपके पास में स्पीड तो दबा के होती है, पर जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है बेस्ट सूटेड होगा सब 6 GHz का। अब आगे बढ़ते हैं क्लिक मिस्टर वर्ल्ड के क्वेश्चन की तरफ। ये पूछना चाहते हैं कि सर 12,000 रुपये के अंदर बेस्ट फ़ोन बताए। पिछले एपिसोड को देखिए, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है Redmi Note 10 मेरे ख्याल से Gadget 360 के हिसाब से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज का। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है सोनू वर्मा जी से। ये बोल रहे हैं कि मैं सोनू वर्मा हूँ भिंड MP से, सल्यूट। सर मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, प्लीज़ छोटे वीडियोस बनाया करो, क्योंकि बड़े देखकर मन नहीं होता फिर देखने का। मेरे को भी पता है, जो रिव्यूज़ है उसके अंदर भी हम लोग काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि यार इसको थोड़ा 10 मिनट से कम किया करो, पहले का जो लेंथ था 7-8 मिनट का उसको रखो। लेकिन यार उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिस आउट करनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, और हम लोगों को उसके फिर बाद में ये भी कमेंट्स आते हैं कि इसको भी इंक्लूड कर दो, उसको भी इंक्लूड कर दो। तो हम लोग थोड़े सेफ साइड पे जाते हैं और सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं अपने रिव्यूज़ के अंदर। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो रिव्यूज़ हैं हिंदी वाले उनको मैं छोटा करने की कोशिश करूँ। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है विजय कुमार जी से, और वो ये बोल रहे हैं एज डेवलपमेंट इज ऑन एप्स एंड साइज ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मे बी दिस विल बी अ न्यू कॉमन इन द कमिंग डेज। ओके, आपका जो कमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि एप्स और साइज ऑफ डेटा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके चलते चलते हमारा जो स्टोरेज है और रैम है वो भी इंक्रीज होगा और ये कॉमन हो जाएगा। चाहे 64 GB रैम हो, 128 GB रैम हो, ये ज़्यादा हम लोगों को मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी। मैं भी आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये अभी तक क्या हो रहा था, जो बजट स्मार्टफोन थे उनके ना 16 GB जो स्टोरेज है वो ज़्यादा कॉमन था। हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये 32 तक आ गया है, और मुझे लगता है आगे चलते चलते हमारे पास में जो 64 GB के जो स्मार्टफोन्स है वो ज़्यादा कॉमन हो गए बजट रेंज के अंदर। वीवो ने मिनिमम 8 GB रैम के साथ ये फीचर दिया है, जबकि शायद कोई भी 8 GB रैम को यूज़ करता है। तो एक्स्ट्रा 3 GB रैम का क्या यूज़ होगा? अगर ये फीचर 4 या 6 GB रैम के अंदर दिया होता तो वर्चुअल रैम का यूज़ पता चलता। मैंने भी यही कहा, ये ओवरकिल फीचर है थोड़ा बहुत सारे हिसाब से, पर मेरे को लगता है कि अगर आगे जाके 1 साल या फिर 2 साल आगे जाके आप इन स्मार्टफोन्स को यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से एक फ्यूचर प्रूफिंग का एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर आपको दिया हुआ है। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है प्रवीण जी से। वो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को बताओ कि बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 3000 रुपीज़ कौन सी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो वेरेबल्स है या फिर स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर एक सेपरेट लिस्टिकल वीडियो बनाओ, जिससे कि आप सबको पता चले कि एट द मोमेंट मार्केट के अंदर कौन से बेस्ट स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट वेरेबल्स है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इस कमेंट का मैं उसके अंदर जवाब दूंगा। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है अभिषेक जी से। वो ये बोल रहे हैं सच अ ग्रेट चैनल, व्हाई दिस चैनल हैज सच लो सब्सक्राइबर्स। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ हमेशा अपील करता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। उससे क्या होता है, हमारा जो चैनल है वो YouTube को थोड़ा सा और फेवरेबल लगता है और हमारी वीडियोस और लोगों की तरफ पहुंचती है। तो ये हमारे लिए विन विन है। मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ आपका जो कंटेंट है वो बना के, और आप भी हमारी सहायता कर सकते हो हमारा कंटेंट और लोगों को पहुँचा के। तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब भी करिए। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है सागर जी से। वो ये कहना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा स्टोरेज देने के लिए पैसा देना सही रहेगा? हाँ, अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो बिल्कुल आप पैसे दे सकते हो, पर वो डिपेंड करता है कि आप कितने देना चाहते हो। कुछ स्मार्टफोन सिर्फ
अपना नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ 32 GB इंक्रीज़ करने के लिए आपसे 1000 रुपये मांगते हैं, 2000 रुपये मांगते हैं, तो वो जो प्राइस डिफरेंस है उसको आपको थोड़ा सा माइंड करना चाहिए। और अगर आपको बाकी स्मार्टफोन के अंदर विकल्प दिख रहे हैं जो थोड़े से सस्ते हैं उसी प्राइस पॉइंट के अंदर बेटर स्टोरेज वेरिएंट्स के लिए, तो आपको उन्हें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि पोको और Xiaomi का रिकॉर्ड अभी तक ये रहा है कि ये अपने जो स्मार्टफोन्स है ये थोड़े से रीब्रांड करके लॉन्च कर देते हैं, तो इसके ऊपर मेरी क्या राय है? क्या आपको ये रीब्रांडेड स्मार्टफोन्स खरीदने चाहिए या फिर नहीं? मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू जो है वो तब मैटर करती है अगर आपके जो कस्टमर सर्विस है उसके अंदर कोई भी अफेक्ट पड़ रहा है। Xiaomi का काफ़ी हद तक एक रोबस्ट कस्टमर सर्विस नेटवर्क है और वो सेम नेटवर्क पोको भी यूज़ करता है, तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। ये जो फिलॉसफी है बहुत सारे कार मेकर्स भी यूज़ करते हैं अपनी कार की टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने के लिए। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि टोयोटा और सुजुकी ये दो ऐसे कार मेकर्स हैं जो अपनी गाड़ियों के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हम लोगों को दिखा रहे हैं। एक ब्रेजा आ गई और उनकी मेरे ख्याल से अर्बन क्रूज़र है, ये दोनों एकदम एक सेम गाड़ियाँ हैं, थोड़े से सटल डिफरेंसेस के साथ में। दोनों की सेम चैसी है, लुक्स भी सेम है, बस थोड़े से पावर आउटपुट डिफरेंट है। तो आपको वही देखना चाहिए जो आपके यूज़ केस के लिए बेटर है। मेरे ख्याल से अगर आप Xiaomi और पोको के बारे में बात करोगे तो अगर आप कस्टमर सर्विस को देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फाइनल क्वेश्चन हमारे पास में है देवशीष नाहक जी से। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या आज भी 4 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट लेना सही होगा, कंसिडरिंग कि कैमरा के मेगापिक्सल्स बढ़ जाते हैं, ऐप का साइज़ भी बढ़ रहा है और अपडेट्स के बाद ऐप्स का साइज़ अल्ट्रा लेवल हो जाता है। सही बात आपने एकदम पॉइंट आउट किया, अल्ट्रा लेवल के लिए 100 आउट ऑफ 100। जो 4 GB का जो आप रैम बोल रहे हो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, आपको एटलीस्ट 6 GB लेना चाहिए, पर जो 64 GB है वो आपका बेसलाइन होना चाहिए। तो ये था हमारा शो। मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल है और जो मेन टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से समझा दिया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक छोड़ दीजिए, कमेंट में आके मेरे को बताएं कि आपके हिसाब से कितनी स्टोरेज रहती है सही। और इसके अलावा हमेशा की तरह ये याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।